तो आज करेंगे हम क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये क्या है, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं, लेट द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब is A, then volume of cube equal to A cube। ये जो वैल्यू है किसमें, पिकोमीटर में। अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी फाइंड करने सबसे पहले हम मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएगा आपका मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम कैसे पता चलेंगे हमें, नंबर ऑफ एटम ऐसे पता चलेंगे हमें कि ये है क्या, बीसीसी लाइक स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएंगे, एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 4, और अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इसको डिनोट किया जाता है किससे, जेड इनटू दूसरा क्या निकालेंगे हम, मास ऑफ ईच एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम। अब मास कैसे निकाला जाता है एटम का, एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास अपॉन अवागाड्रो नंबर। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक मास किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से, अपॉन अवागाड्रो नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, एन नॉट से। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया डेंसिटी में, डेंसिटी इक्वल टू, इसको रो से भी डिनोट कर सकते हैं आप, रो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल। किससे डिनोट हो रहा है, कैपिटल एम, अपॉन अवागाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी रो इक्वल टू, रो से डिनोट कर सकते हो आप इसे, या डी से डिनोट कर सकते हैं। तो रो इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल किससे डिनोट हो रही है, जेड, कैपिटल जेड, इनटू नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास, ये आपका नंबर ऑफ एटम आ गया जेड, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल हो गया आपका एम, कैपिटल एम, अपॉन वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम कितना निकला था आपका ए क्यूब, इनटू अवागाड्रो नंबर एन नॉट। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका,
डेंसिटी का। डेंसिटी जनरली हम किस में लिखते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये जो वैल्यूज हमारी ए की, ये किस में? पिकोमीटर में। अब हम इसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखो इसे। तो जो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें है आपका? पिकोमीटर। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इससे ज़्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है जैसे सिल्वर फॉर्म CCP, CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, in of its crystal CRYSTAL crystal, its crystal with edge length गिवन है आपको 408 पिकोमीटर। 408 पिकोमीटर। सर इसका 408 पिको, इसका क्यूब कर लेना जरा, क्यूब का नंबर बता दो मुझे। 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। और आपको यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास आपको गिवन है इसका एटॉमिक मास, ये हाँ ये गिवन है आपको 107.9 होता है, तो ये होता है 107.9। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे। जनरली जो डेंसिटी ली जाती है, डेंसिटी ली जाती है किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें ये पिकोमीटर में गिवन होती है, तो पिकोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर में। अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में गिवन है, तब तो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में अगर आ रही है, या ये वैल्यू अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर ये 408 पिकोमीटर की जगह सेंटीमीटर या दूसरी उसमें हो, तो तब कन्वर्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये अगर आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिकोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सेंटीमीटर में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे, तो इसको कहते हैं 408 इंटू 10⁻10 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? कैसे करेंगे ये देखो, सेम फॉर्मूला रखो। डेंसिटी रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू N0। अब देखो ये जो है सिल्वर फॉर्म CCP, क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। CCP का मतलब क्या हो गया आपका? CCP का मतलब हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब CCP आए तो उसका मीन्स क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपके पास जो क्रिस्टल है वो क्या है? फेस सेंटर्ड लाइक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि जो Z की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो फेस सेंटर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं? एक कॉर्नर का हो गया, और 3 कहाँ हो गए? 3 हो गए आपके फेस के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए आपके पास? 4। तो इससे आपकी Z की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। टोटल नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे इसमें? 4। तो नंबर ऑफ एटम आप क्या लेंगे यहाँ पे? 4 लेंगे। क्लियर? नंबर ऑफ एटम आपके 4 आ गए। M क्या हो गया आपका? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना? 108। A³ कितना देर का? 400। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। एज लेंथ
यानी दैट इज ए। कितना दे रखा आपको? 408 पिकोमीटर। तो 408 पिकोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर होगा। और अगर आपको मीटर में लेना है तो मीटर में होगा ये आपका 408 इंटू 10⁻12 मीटर। मीटर में कितना आएगा? -12। अब जनरली जो डेंसिटीज ली जाती है किस में ली जाती है? ग्राम पर सेंटीमीटर में। तो हमें किस में लेना है इसे? ग्राम पर सेंटीमीटर। तो हमें ये वैल्यू नहीं लेनी, हमें मीटर वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमें क्या लेनी है? सेंटीमीटर। अब इसका क्यूब है, एज लेंथ का क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 408 इंटू 10⁻−10। इसका क्या कर देंगे आप? क्यूब। ये किस में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर। अब ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 67917 318 इंटू 10⁻10 3 जा 30 -30 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इतना ये लंबा चौड़ा आपके पास डिजिट है, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका समझ लो। सिंपल सा तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो पॉइंट एक नंबर के बाद लगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 6.79। इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये है क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट आपके पास है लंबी चौड़ी डिजिट होती है, इस डिजिट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम आपका क्या होगा? खराब होगा एक तरह से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 6 के बाद एक नंबर, 6 के बाद जो है 6 के बाद पॉइंट लगा दो और बाकी जितने नंबर है 2 नंबर ले लो उसके बाद के, और बाकियों को क्या कर दो? ये देखो कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10⁻, क्या कर दो? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसको करने का एक रीजन भी है क्योंकि हमें ये 10⁻−30 कैंसिल भी करना है। अब इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे आगे देखोगे आप। तो कितना हो गया? 6.79। इसको 6.79 को 6.8 भी लिख सकते हैं हम, इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका ए क्यूब। अब इसको फॉर्मूले में रखो, रो इक्वल टू जेड कितना हो गया आपका? 4। क्यों होगा 4? क्योंकि ये सीसीपी पैकिंग है, ठीक है। तो जेड क्या हो गया आपका? जो जेड की वैल्यू होगी जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। वाई? इट इज सीसीपी पैकिंग। सीसीपी पैकिंग मीन्स होता है एफसीसी। तो एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी टोटल कितने हो गए? 4। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। जेड इक्वल टू क्या हो गया आपका? 4, ठीक है। एन नॉट अवागाड्रो नंबर आपको पता है कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 10⁻23। अब इस वैल्यू को रख लो। अभी देखो 23 और 7 30 हो गए और ये 30 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इनको करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास नंबर है, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है उसके बाद पॉइंट ले लो, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है एक नंबर लेके बाकी सबको 0 मान के चलो, क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। पिकोमीटर यूनिट बहुत स्मॉल यूनिट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर चलता है, अगर 2 3 4 नंबर का एरर आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कन्फर्म वैल्यूज़ भी नहीं है। तो अब देखो 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 108 अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब कितना है आपका? ये देखो 6.8 इंटू 10⁻7 इंटू, अब क्या आ गया आपका? एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू कितनी है? 6 यहाँ पर एक चीज़ भी और आएगी, इंटू 10⁻−30 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10⁻−30 इंटू एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23। अभी देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको? इसको सॉल्व करने से एक तो आपको पावर 7 मिल गई, यहाँ पे एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, एक नंबर ले लिया आपने, ये बाकी सब 0 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7। अरे देखो 7 + 23 दोनों पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो गई? 30।
और ये -30, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई। अब क्या बचा आपके पास, रो इक्वल टू 4 इंटू 108/6.8 इंटू 6.02। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वैल्यू आई थी आपकी, ये सेंटीमीटर क्यूब में थी, ये ग्राम में आएगी आपकी वैल्यू, तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन में आपको दूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर का भी पूछा जाता है, नहीं तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं ए क्यूब में, इस क्वेश्चन में ये गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इसका तरीका है, सबसे सिंपल मेथड करने का एक आसान तरीका। अगर तुम उस तरीके से करोगे तो इसमें बहुत टाइम भी वेस्ट होगा तुम्हारा, और कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। अब इसके बाद करेंगे हम डिफेक्ट। इस चैप्टर का लास्ट डिफेक्ट ही है, चैप्टर खत्म, 10 मिनट है हो नहीं। डिफेक्ट, तो जैसे आप लोगों को पता है कि आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होती। जनरली क्रिस्टल के लिए ये कहा जाता है कि कोई भी क्रिस्टल आइडियल उस कंडीशन में होगा जब वहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए। टेम्परेचर तुम्हें पता है, केल्विन अगर स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है, 273 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273। लेकिन अगर बाय द वे 0 केल्विन हो जाए टेम्परेचर, वहाँ पे कोई भी अगर क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टल क्या होगा, आइडियल क्रिस्टल होगा, यानी उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी आइडियल वैसे कोई चीज़ है नहीं, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन तुमने पढ़ा, या आइडियल उसमें स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा तुमने, आइडियल गैसेस, ऐसे सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड में भी क्या है, आइडियल सॉलिड, तो आइडियल होता नहीं, कहीं ना कहीं इसमें डिफेक्ट आते हैं। तो इन डिफेक्ट के बेस पे जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और वो है आपके, पहला होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है आपका लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट तो खैर आपके पास नहीं है, आपके पास केवल पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट फिर 3 टाइप्स का होता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा हो गया आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक, डिफेक्ट, और थर्ड होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और तीसरा हो गया आपका पॉइंट डिफेक्ट। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली आयनिक सॉलिड में होता है। जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली किसमें होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है आपका किसमें, जो कि जिनमें आयन फॉर्मेशन नहीं होती है। और तीसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जब किसी कैटायन की पोजीशन को कोई दूसरा कैटायन जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर हायर होता है वो उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे सपोज हम ये मान के चले, जैसे कोई
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है। अब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम ने क्या कर दिया, घुसपैठ कर दी एक तरह से, वो आ गया वहाँ पे। तो अब स्ट्रोंशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है और सोडियम की क्या होती है, +1 होती है। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि एक स्ट्रोंशियम 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, 2 सोडियम को रिप्लेस करता है। तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, पॉइंट। सॉरी, पॉइंट नहीं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सॉरी बच्चों, हाँ ये इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी है। स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और तीसरा इम्प्योरिटी। ठीक ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नंबर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और उसके स्पेस को वैकेंट कर देता है। तो वहां पे जो डिफेक्ट आता है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट लेते हैं। तो जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर क्या है, पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है नॉन आयोनिक और दूसरा होता है आयोनिक। नॉन आयोनिक फिर 2 टाइप्स का हो गया, एक होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा डिफेक्ट आता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो आयनिक डिफेक्ट होता है, आयनिक डिफेक्ट भी फिर क्या है, 2 टाइप्स का होता है। ये आयनिक है यानी आयन में होगा। नॉन आयनिक किस में होगा, जैसे सपोज जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो या क्रिस्टल जो बना हुआ है, किससे बना हुआ, एटम से बना हुआ या मॉलिक्यूल से बना हुआ, तो वहां पे जो आपके डिफेक्ट आएंगे वो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होंगे। आयनिक अगर आयन से बना हुआ, जैसे NaCl क्रिस्टल है आयन से बना हुआ, या CaCl2 है या MgCl2 है, तो ये आयनिक होंगे। ये भी क्या होते हैं, 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है शॉर्ट की, शॉर्ट TTKY, एक होता शॉर्ट की स्पेलिंग देखिए जरा, SCHO होता है, SCHO TTKY, शॉर्ट की डिफेक्ट। और दूसरा होता है फ्रैंकल FRENKL, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपके आ गया नॉन आयनिक, आयनिक। नॉन आयनिक में आता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट में आता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा आता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, कितना हो रहा, 24 हो गया। और बताना है क्या, अगर ज़्यादा लेंदी है ना ना ज़्यादा लेंदी नहीं, इसके टाइप से बता रही हो ना, बता उन्होंने 2 टाइप है इनके। बताओ। ठीक है, ये बता देते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका स्टोकियोमेट्रिक। नॉन स्टोकियोमेट्रिक फिर 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा हो गया आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये फिर आपका होता है
टू टाइप्स का, एक हो गया आपका, इसको थोड़ा सा और इधर लेके चले जाते हैं, बाय एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी। और दूसरा आता है आपका एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में एक होता है बाय एनायन वैकेंसी, यानी यहाँ पे जो एनायन होता है, एनायन क्या हो जाता है, एनायन की कमी हो जाती है, यानी पार्टिकुलर क्रिस्टल में एनायन की कमी हो जाती है। और एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट, यानी यहाँ पे जो कैटायन हो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में, कोई भी जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या कोई भी चीज़ है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अगर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो तो जैसे सपोज हम लोग हैं, अगर हम किसी खंभे के या तार के नीचे खड़े हो जाए तो हमारे ऊपर करंट आ जाए, अगर हम डिसबैलेंस हो तो जनरली क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, अगर कोई क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज हम ये मान के चलेंगे हमारे पास कोई क्रिस्टल है और उसमें 10 कैटायन 10 एनायन है, तो हो सकता है कि जहाँ एनायन वैकेंसी है वहाँ 10 की जगह 9 एनायन हो। एक्स्ट्रा कैटायन में हो सकता है कि 10 की जगह 11 कैटायन हो जाए, 9 एनायन हो जाए। तो इस तरीके से इसमें आता है। कैसे आता है इसको तो अभी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका मेटल डिफिशिएंसी। मेटल डिफिशिएंसी जो डिफेक्ट आता है ये भी टू टाइप्स का होगा। पहला आता है इसमें बाय कैटायन वैकेंसी। अबे जस्ट इसका उल्टा होता है, मेटल एक्सिस का जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कैटायन वैकेंसी आती है, यहाँ पे एनायन वैकेंसी आती है। और दूसरा आता है एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। और तीसरा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसका कोई भी टाइप से नहीं होता, ये खाली इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो ये है आपका डिफेक्ट का पूरा क्लासिफिकेशन। तो डिफेक्ट दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके पास है नहीं, पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का होगा, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टोकियोमेट्रिक फिर टू टाइप का होता है, नॉन आयनिक, आयनिक। नॉन आयनिक टू टाइप का होता है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल। आयनिक फिर टू टाइप का होता है, शॉर्ट की और फ्रैंकल। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दो तरह का हो गया आपका, मेटल एक्सिस, मेटल डिफिशिएंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट फिर टू टाइप्स का हो गया आपका, बाय एनायन वैकेंसी, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। और मेटल डिफिशिएंसी जो डिफेक्ट होता है ये भी टू टाइप का होता है, बाय कैटायन वैकेंसी एंड सेकंड एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपका डिफेक्ट का पूरा क्लासिफिकेशन है। इसको कैसे करना है, इसको कल हम यहाँ से वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, फिर शॉर्ट की, फ्रैंकल, इनको करेंगे। क्लियर बच्चों?